जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए पेपर 2 एसएसटी के रूप में, जिसमें अगर आपने एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आज एनसीईआरटी क्लास 8 का ये लास्ट वीडियो है हिस्ट्री का। इसके बाद क्लास 8 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री वाला। लगभग एनसीईआरटी के क्लास 6, 7 और 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये अंतिम वीडियो आपके लिए है। एक वीडियो कहीं पॉलिटी से आएगा, क्लास 8 एनसीईआरटी के पॉलिटी से वीडियो आएगा, लेकिन ये अंतिम वीडियो आपका होने वाला है एनसीईआरटी का। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ, आज शाम तक प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। एनसीईआरटी से बेस्ट सीटेट के लिए कुछ भी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए। एक भाई का कमेंट आया था कि कमेंट में पूछ रहे थे कि सर इस कंटेंट से आपका सीटेट निकल जाएगा कि नहीं। किसी और 2-3 कमेंट में देखा जिसमें लिखा गया था कि सर आपके इस कंटेंट से सीटेट निकलेगा कि नहीं। देखिए मेरे भाई, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मकसद तो यही है ना कि आपका सीटेट निकले, और मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर सीटेट में कुछ नहीं पूछा जाता। अगर फैक्ट की बात करें तो मैं सब्जेक्ट पेडागोजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी फैक्ट पूछ रहा है आपसे तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है, चाहे आप पेपर 2 में एसएसटी लिए हों, चाहे आप मैथ साइंस से हों, या आप पेपर 1 दे रहे हों तब भी। देखिए, आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि यदि आप पेपर 1 दे रहे हैं तो क्लास 3 से लेकर के 5 तक के एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लीजिए। यदि आप पेपर 2 दे रहे हैं तो 6 से लेकर के 8 तक के एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ लीजिए। मेरा काम क्या है कि उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न ढूँढता हूँ और आपके लिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना के लाता हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा मकसद है भाई कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। अब चूँकि मैं सीटेट ही पढ़ा पा रहा हूँ अभी 1 महीने का समय है, मैं कोशिश करूँगा कि भाषा से ही रिलेटेड या एसएसटी पेडागोगी से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराऊँ, सब्जेक्ट पेडागोगी जो है, ठीक है ना? तो मैं कोशिश करूँगा हिंदी और एसएसटी, कम से कम हिंदी, एसएसटी और संस्कृत तो आपको करा दूँ, कुछ सीडीपी के भी प्रैक्टिस मैं आपके लिए कराऊँगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ा शेयर भी करिए अपने दोस्तों तक, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना? कभी भी हमारा मकसद ये नहीं होता है कि आपको मैं ऐसा पढ़ाऊँ जो आपके लिए ज़रूरी नहीं हो। और दूसरी बात, एक कमेंट में देखा था या किसी ने किया था कि सर मोटिवेशन नहीं बन रहा है पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई, मोटिवेशन के लिए आपको बाहर कहीं ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन आप अपने घर में ढूँढिए, जहाँ आप हैं वहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं चाहूँ तो आपको अपने स्कूल का वीडियो बना के आपको दिखा सकता हूँ, जिससे मोटिवेशन आपको मिलेगा, या अलग-अलग जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं स्कूल में उनकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन वो बाहरी मोटिवेशन है और बाहरी मोटिवेशन कुछ क्षण के लिए होता है। जो आंतरिक मोटिवेशन है वो आपके पास है, आपके घर में अपने माँ-बाप को देखिए। फिर जो आपको मोटिवेशन मिलेगा वो दुनिया के किसी वीडियो और किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं सीधे क्लास पे चलता हूँ आपके साथ। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 8 के अध्याय 7 से लिया गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 19वीं सदी के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए किस रणनीति का उपयोग किया? तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि सती प्रथा के विरुद्ध में जो अभियान चलाते हैं उनका नाम होता है राजा राम मोहन राय। ध्यान रखिएगा, राज सती प्रथा के लिए किसने अभियान चलाया? तो राजा राम मोहन राय। अब 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी विकल्प पढ़िए और बताइए कि उन्होंने जो अभियान चलाया उसके लिए सही रणनीति का उपयोग क्या किया? इनमें से कौन-सा? ध्यान दीजिएगा आप लोग, विकल्प इसके लिए बी सही होगा, यानी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जो अभियान चलाया उसमें उन्होंने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से यह दिखाया कि सती प्रथा को कहीं भी मान्यता नहीं दी गई है। बात समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना है आपको। उन्होंने अपने धार्मिक किताबों में भी दिखाया कि देखिए मेरे भाई, कहीं भी इस तरह की बात नहीं लिखी है कि सती प्रथा चलनी चाहिए। और उन्होंने इस प्रथा पर पाबंदी कब लगवाई? तो 1829 में। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया। और कब किया? 1829 में। सती प्रथा का संबंध राजा राम मोहन राय से है, जो 1829 में समाप्त होता है। राजा राम मोहन राय संस्कृत और कई भाषाओं के विद्वान थे। उन्होंने तर्क दिया कि विधवाओं को जलाना एक अमानवीय कृत्य है,
जिसकी अनुमति हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथ भी नहीं देते हैं। और इसलिए उन्होंने प्रयास किया और उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और उनके प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह कानून पारित हुआ। अभी आपने पढ़ा सती प्रथा के बारे में। देखिए, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, सती प्रथा के बारे में, जो राजा राम मोहन राय से संबंधित है, जो 1829 में समाप्त किया गया। अब दूसरा जो है वो विधवा विवाह के बारे में है, और एक कब समाप्त हुआ, एक कब लागू हुआ, तो 1856 में। बात समझ में आ रहा है? विधवा विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह कह सकते हैं या विधवा विवाह कानून कह सकते हैं। देखिए, होता क्या था मेरे भाई, जब भी किसी लड़की का शादी हो और उसका पति अगर मर जाए तो उसे पूरे जीवन काल विधवा होकर रहना पड़ता था। तो एक कानून बनाया गया, ठीक है ना, 1856 में, जिसे विधवा विवाह कानून कहा गया। यानी आप विधवा हैं तो आप भी विवाह कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बारे में किसने प्रयास किया, किस समाज सुधारक ने प्रयास किया, अबे आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है: दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और ज्योतिराव फूले। 4 विकल्प है, सही विकल्प बताइए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो विकल्प बी सही है वो बिल्कुल सही है। यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे, ठीक है ना, वो एक समाज सुधारक थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने ही विधवा विवाह के पक्ष में पुराने ग्रंथों का हवाला दे करके, मतलब पुराने ग्रंथों को बता करके, दिखा करके उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी बात नहीं लिखा है कि विधवाओं को विवाह नहीं करना है। इसलिए उन्होंने 1856 में विधवा विवाह कानून हुआ उनके प्रयास से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। और फिर 1856 में विधवाओं के विवाह के पक्ष में एक कानून बना, और एक किसके सुझाव से बना, तो ब्रिटिश सरकार को उन्होंने क्या किया, सुझाव दिया, और फिर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून बना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संबंध में कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले तो आप यही समझिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की मेरे भाई, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है उनके बारे में। तो उन्होंने विधवा विवाह का विरोध किया, ये भी बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का समर्थन किया, नहीं मेरे भाई, उन्होंने इसका विरोध किया, तो इसलिए भी गलत है। तीसरा है कि उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और विधवा विवाह का समर्थन किया, इसलिए विकल्प सी सही हो जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ऐसा नारा दिया और विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। यानी उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का समर्थन किया कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, और विधवा विवाह का समर्थन उन्होंने किया। तो ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, ठीक है ना। और वेदों की ओर लौटो, ये भी नारा उन्होंने, यानी दयानंद सरस्वती जी ने दी। और ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में किया। कब किया मेरे भाई, 1875 में किया। कहाँ किया, मुंबई में किया। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म में सुधार का बहुत प्रयास किया और समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, ठीक है ना, बुराइयों के खिलाफ वेदों के ज्ञान को आधार बनाया, और उन्होंने समाज में तमाम बुराइयों को खत्म करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए मुमताज अली ने किस ग्रंथ का उपयोग करके तर्क दिया कि महिलाओं को भी शिक्षा मिलनी चाहिए, बताइए। सबसे पहले तो आप इसी बात को ध्यान रखिएगा कि जो मुमताज़ अली हैं, उनका एक उन्होंने महिला मुस्लिम महिलाओं के शिक्षा पे बहुत जोर दिया, ठीक है ना। और इसलिए उन्होंने तमाम धार्मिक ग्रंथों को आधार बनाया तर्क के लिए। अब आपको बताना है कि वो कौन से ग्रंथ थे जिनको उन्होंने आधार बनाया। तो मेरे भाई, इस्लाम धर्म धर्म का सबसे एक पवित्र ग्रंथ होता है कुरान, ठीक है ना। और कुरान की आयतों को उन्होंने आधार बनाया था अपने तर्क के लिए, जिसमें उन्होंने महिलाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस बात का पूरा जोर दिया, समर्थन दिया, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मुमताज अली।
अगला प्रश्न है मेरे भाई कि स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध पुस्तक, स्त्री और पुरुष तुलना नाम का एक प्रसिद्ध किताब है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की गई थी। यह किसके द्वारा रचित है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है? स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा मेरे भाई ताराबाई शिंदे। विकल्प बी ठीक होगा, यानी ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक प्रसिद्ध किताब लिखा गया, जो 1882 में पुणे के ताराबाई शिंदे ने यह पुस्तक लिखी, जिसमें प्रतिशतात्मक व्यवस्था और समाज में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया गया। ये बात ध्यान रखना है, 1882 में पुणे में ताराबाई शिंदे ने यह किताब लिखा। अगला प्रश्न है पंडिता रमाबाई से संबंधित। पंडिता रमाबाई ने हिंदू महिलाओं की दुर्दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? 4 विकल्प आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। उन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो ध्यान रखिए, विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो पंडिता रमाबाई ने की, आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिला पुस्तक भी लिखी, ध्यान रखिएगा। द हाई कास्ट हिंदू वोमेन के बारे में भी उन्होंने पुस्तक लिखी। चलिए अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने यह पुस्तक किन्हें समर्पित किया? ध्यान रखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्योतिराव फुले ने 1873 में एक पुस्तक लिखी, नाम था गुलामगिरी। सवाल पूछेगा गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिराव फुले ने लिखी। कब लिखी? 1873 में लिखी। अब बताना है कि वह पुस्तक उन्होंने किसे समर्पित किया। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, उन अमेरिकियों को जिन्होंने दास प्रथा खत्म करने के लिए गृह युद्ध लड़ा था, उनको उन्होंने समर्पित कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर बात करें ज्योतिराव फुले की, तो ज्योतिराव फुले ने भारत की निचली जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की स्थिति में समानता देखी, इसलिए उन्होंने यह पुस्तक अमेरिकी मुक्ति आंदोलन को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज के बारे में। तो आपको बताना है कि सत्य शोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए, सत्य शोधक जो समाज था उसकी स्थापना किसने की? तो ध्यान रखिएगा, इसको ज्योतिराव फुले ने किया। तो विकल्प बी सही हो जाता है आपका मेरे भाई, ज्योतिराव फुले। देखिए, ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों और निचली जातियों के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु एक संगठन बनाया, नाम था सत्य शोधक समाज। ध्यान रखिएगा, सत्य शोधक समाज। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? आत्मसम्मान नामक आंदोलन दक्षिण भारत में किसने शुरू किया? तो उसको पेरियार ने शुरू किया, यानी ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है ना, किसने शुरू किया मेरे भाई? ईवी रामास्वामी नायकर। तो विकल्प ए सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, पेरियार का मानना था कि अछूतों को अपनी गरिमा के लिए खुद लड़ना होगा और उन्हें सभी धर्मों से स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, केरल के एझवा समुदाय के नेता श्री नारायण गुरु ने क्या संदेश दिया था? बताइए, केरल के एझवा समुदाय के जो नेता थे श्री नारायण गुरु ने क्या संदेश दिया था? तो मेरे भाई, उन्होंने कहा था कि ओरु जाति ओरु मथम ओरु दैवम मनुष्यानु। मतलब ये हुआ कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर ही सही है, यही उन्होंने संदेश दिया। ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका विकल्प बी सही हो जाता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। और आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। और सवाल यह है कि उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन क्यों शुरू किया? सबसे पहले बात तो आपको ये ध्यान रखना है, मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया। अब आपको बताना है कि उन्होंने ये क्यों शुरू किया। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, वे दिखाना चाहते थे कि समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की जड़ें कितनी गहरी और अछूतों को भी कितनी गहरी हैं और अछूतों को भी समान अधिकार है। इसलिए विकल्प बी आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है सनातनी आंदोलन के बारे में। आपको बताना है कि सतनामी आंदोलन के बारे में, कि सतनामी आंदोलन मध्य भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए मेरे भाई, सतनामी जो आंदोलन है वो घासीदास के द्वारा, गुरु घासीदास के द्वारा शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, अगला प्रश्न है बाल विवाह के बारे में और कह रहा है कि 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार विवाह की न्यूनतम आयु क्या तय की गई थी। तो पहले आपको यही ध्यान रखना है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित हुआ। अब आपको बताना है कि विवाह की उम्र क्या रखी गई थी मेरे भाई। तो ध्यान रखिएगा, यह पुरुष के लिए 18 वर्ष रखी गई थी और महिला के लिए 15 वर्ष रखी गई थी। आपको ध्यान रखना है, विकल्प सी सही हो जाता है। ठीक है ना। इस समय के अनुसार, इस कानून के अनुसार लड़कों की उम्र 18 और लड़कियों की 15 वर्ष तय की गई थी, जो बाद में इसमें क्या हुआ, संशोधन हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों के इस दावे के खिलाफ थे कि वे आर्य होने के कारण श्रेष्ठ हैं। कारण है कि फुले का मानना था कि आर्य विदेशी थे जो बाहर से आए और उन्होंने यहाँ मूल निवासियों को गुलाम बना लिया। तो देखिए मेरे भाई, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, यानी कथन और कारण दोनों बात बिल्कुल ठीक है और कथन की सही व्याख्या, कारण की सही व्याख्या कथन करता है। अगला प्रश्न है बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। बताना है आपको ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और विकल्प बी सही हो जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है परमहंस मंडली का गठन 1840 में बॉम्बे में किस उद्देश्य से किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, परमहंस मंडली का गठन होता है 1840 में, कहाँ होता है, बॉम्बे में। अब आपको बताना है इसका उद्देश्य क्या था इस संगठन का। तो मेरे भाई चार विकल्प आपके सामने है, लेकिन जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, यानी जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए क्या किया गया था, परमहंस मंडली का गठन किया गया था 1940 में। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति से संबंधित थे। जिसने उनके शुरुआती जीवन के अनुभवों को प्रभावित किया। तो देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प है वो विकल्प ए है, महार जाति से संबंधित थे। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज से संबंधित और बताना है कि प्रार्थना समाज के मुख्य रूप से किन सुधारों पर जोर दिए। जो प्रार्थना समाज था वो मुख्य रूप से किन सुधारों पर जोर दिया। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी जातिगत प्रतिबंधों पर और महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान था प्रार्थना समाज का। अगला प्रश्न है पंडिता रमाबाई ने किस भाषा में विद्वता हासिल की, तो जिसके कारण उन्हें पंडिता की उपाधि मिली। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाता है, यानी संस्कृत भाषा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों का मुख्य परिणाम क्या रहा। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य परिणाम रहा लोगों के बीच नए विचार आए, समानता और स्वतंत्रता का प्रसार हुआ और कानूनी स्तर पर भेदभाव कम हुए। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये रहे कुल 20 प्रश्न जो अध्याय 7 से लिए गए थे। अब आप अध्याय 8 के उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीटेट एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है ना। 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष बढ़ने का मुख्य कारण क्या था। आपके सामने विकल्प हैं, चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो 1870 और 1880 के दशक में जो ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष पैदा हुआ उसका मुख्य कारण ये था कि आर्म्स एक्ट, जो आर्म्स एक्ट था 1878 का, जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। एक तो ये कारण था। दूसरा था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया, जिसके द्वारा सरकार की आलोचना करने वाले अखबारों को जब्त कर लिया जाता था। और तीसरा था एल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में आया, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीय न्यायाधीशों द्वारा गोरे के मुकदमे सुनने का विरोध किया। तो ये सभी प्रमुख कारण थे असंतोष बढ़ने के। ठीक है ना। तो इसलिए विकल्प बी सही, डी सही हो जाता है। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 1885 में स्थापना होती है और बॉम्बे में स्थापना होती है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है। देखिए 25 दिसंबर, कब मेरे भाई, 25 दिसंबर 1885 को देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बॉम्बे में सभा की और कांग्रेस की स्थापना की। इसकी शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी प्रमुख थे।
आप सभी जानते हैं 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक जो हैं वो ह्यूम को माना जाता है और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, सूरत अधिवेशन में दो दल हो जाता है, गरम दल और नरम दल। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, अच्छा इसके कांग्रेस के एक मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन होते हैं? तो बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले तो प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो एक गरम दल के नेता थे और उन्होंने केसरी अखबार के माध्यम से, ठीक है ना, केसरी अखबार किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। तो केसरी अखबार के माध्यम से ब्रिटिश शासन की आलोचना की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया और एक गरम दल के नेता थे, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों किया? बताइए। देखिए ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के नाम पर बंगाली राजनेताओं के प्रभाव को कम करने और हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए उसने 1905 में बंगाल विभाजन का कार्य किया, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ जो आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में, इसे वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। आप ध्यान रखिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन था जो बंगाल में 1905 में शुरू हुआ, इसे आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया गया और भारतीय उद्योगों व शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुई, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। कब होती है आपके मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो 1906 में होती है ढाका में, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की, ये भी बात ठीक है। तो इसलिए हमारे तीनों कथन सही होते हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा मेरे भाई, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के इतिहास में सूरत विभाजन जो 1907 का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान रखिए, यह कारण था स्वदेशी आंदोलन के तरीकों का। जो स्वदेशी आंदोलन का जो बहिष्कार का तरीका था, उसको लेकर के दो दल बट गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल, और इनके बीच मतभेद हो गया, ठीक है ना। तो ये मतभेद कब हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ 1907 में। बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, गरम दल बहिष्कार को पूरे देश में फैलाना चाहता था, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहता था और इस हिंसा के खिलाफ था, ठीक है ना। 1916 के लखनऊ समझौते में फिर दोबारा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल दोनों फिर एक साथ आ गए, ठीक है ना, और फिर कांग्रेस दोबारा एक हो गया। बात आपको समझ आ रहा है? देखिए हुआ क्या, कहानी क्या है कि कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन हो रहे, स्वदेशी आंदोलन की बात रखी गई। स्वदेशी आंदोलन वही स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुआ, ठीक है ना। और उसमें नरम दल चाहता था कि ये आंदोलन, ये बहिष्कार अहिंसक हो। गरम दल चाहता था कि हर तरीके से हो। इस बात को लेकर के सूरत अधिवेशन में दो दल बट गया, दो धारा बट गया कांग्रेस में, और एक हो गया नरम दल, दूसरा हो गया गरम दल। नरम दल में महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि लोग थे, और गरम दल में लाल पाल बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, लाला लाजपत राय, इस तरह के सभी लोग ठीक थे, ठीक है ना।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 1919 के रॉलेट एक्ट के बारे में, कि रॉलेट एक्ट का विरोध भारतीयों ने क्यों किया? तो सबसे पहली बात, 1919 में रॉलेट एक्ट आया और इसका विरोध भारतीयों ने इसलिए किया क्योंकि यह एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाता था और पुलिस को बिना मुकदमे के जेल में डालने की शक्ति देता था, इसलिए इसका विरोध हुआ। ठीक है ना। देखिए गांधी जी ने इसे शैतानी कानून भी कहा था। जो रॉलेट एक्ट था उसे गांधी जी ने शैतानी कानून कहा और इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उसके विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की पदवी लौटा दी थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। हुआ क्या कि अमृतसर में जलियांवाला स्थान पे जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोग पर गोली चलवा दी गई, जिससे कई किसान, हजारों की संख्या में किसान दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। इससे दुखी होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि क्या की? वापस कर दी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, तुर्की के सुल्तान जो खलीफा थे, सुल्तान पर थोपी गई सख्त संधि का विरोध करना और उनके अधिकार बहाल कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों वापस ले लिया? तो ध्यान रखिएगा, बात है चौरी चौरा कांड की। चौरी चौरा की घटना जो गोरखपुर के पास से चौरी चौरा, वहाँ पे जहाँ एक भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे वहाँ 22 सिपाही मारे गए। इससे दुखी होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन भारत भेजने का विरोध क्यों हुआ? बताइए। 1927 में जो साइमन कमीशन आया भारत, उसका विरोध क्यों हुआ था मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का क्या हुआ? विरोध हुआ। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, बात है लाहौर अधिवेशन की, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। ठीक है ना। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा क्यों शुरू की? तो मेरे भाई, नमक कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक पर टैक्स लगाना अनुचित बात था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था ताकि वे विधानसभा चुनाव में भाग ले सकें? तो ध्यान रखिए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। इसके दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? तो गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का नारा दिया। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो वह किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है ना। किसने किया मेरे भाई? सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को सैन्य शक्ति के माध्यम से आज़ाद कराने के लिए सिंगा में INA की कमान संभाली। ठीक है ना। और उसका विस्तार किया। 1946 में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्यों मनाया? इसलिए क्योंकि कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद अपनी पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले। देखिए, कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद क्या होता है कि 16 अगस्त 1946 को देश भर में, विशेषकर कलकत्ता में भीषण सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित, कि 1937 के चुनाव के बाद
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ गए। कारण है कि कांग्रेस ने संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो मेरे भाई दोनों बात बिल्कुल ठीक है, विकल्प ए ठीक हो जाता है। यानी 1937 के चुनाव के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद बढ़ गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन का प्रस्ताव कांग्रेस ने ठुकरा दिया। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलें। तो ये आपके एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री के अध्याय 9 से प्रश्न होने वाले हैं। अध्याय 9 के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जो संभावित हैं सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है ना? तो ये क्लास अगले वीडियो में होगा। तब तक आज यहीं तक क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।